वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अक्षदा खड़पेकर। सो वेलकम टू शो मैम। थैंक यू। सो हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कभी आईआईटी से डिग्री करने का और आईआईटी वाली लाइफ जीने के बारे में सोचा नहीं होगा। इंडिया में से बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स भी आईआईटी से निकले हुए हैं। तो आज हम ऐसे ही एक आईआईटीएन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी आईआईटी की जर्नी के बारे में। सो मैम, आपका एजुकेशनल जर्नी कैसी थी? हेलो एवरीवन और थैंक यू मुझे इस वीडियो में बुलाने के लिए। मैंने अपना बीएससी और एमएससी बायोटेक किया है फ्रॉम मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर कैंपस वाला जो है, और उसके बाद मैंने नेट का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। आईआईटी बॉम्बे में मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में थी, जहाँ पे मैंने डॉक्टर अभिजीत मजुमदार के अंडर मेरा पीएचडी किया है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आईआईटी से आपने पीएचडी की है, और लेकिन इस मतलब पीएचडी का जो एक कोर्स है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए मतलब कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है अगर आईआईटी से किसी को पीएचडी करनी है तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत लोगों को सिर्फ ये पता है कि आप नेशनल एग्जाम्स दो, जो सीएसआईआर नेट है, डीबीटी नेट है, ये सब दो, या फिर गेट दो और फिर आप जाओ आईआईटी। बट ऐसा नहीं है। ये तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। ये अगर हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईआईटी में जाने के लिए। बट देयर आर अदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, जैसे वहां पे आईआईटी में एक प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी होती है, या फिर टीए कैटेगरी होती है विच इज टीचिंग असिस्टेंटशिप, या फिर टीएपी कैटेगरी होती है विच इज टीचिंग असिस्टेंट प्रोजेक्ट कैटेगरी होती है। तो इन कैटेगरीज में क्या होता है कि आप जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी है, पीएस कैटेगरी है, उसमें क्या होता है कि आप मान लो कोई लैब में ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टाफ हो, ठीक है, कोई भी लैब में आप प्रोजेक्ट स्टाफ बोल के काम कर रहे हो वहां पे, तो आपको वहां से सीधा आपको फिर पीएचडी में कन्वर्जन होता है। ऑफ कोर्स कोई भी आईआईटी में, मोस्ट, अगर मैं सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की बात करूंगी, आईआईटी बॉम्बे में यह है कि आपको पर्सनल जो एक डिपार्टमेंटल, ईच डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी के लिए, वो आपको डेफिनेटली क्लियर करना होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है और फिर आपका रिजल्ट आता है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि यूजुअली सबको एक ट्रेडिशनल वे पता है कि सीएसआईआर नेट दे दो, जेआरएफ क्वालिफाई हो गए तो आप अप्लाई कर पाओगे और उस प्रोसेस के थ्रू आप पीएचडी के लिए वहां पर एंटर कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इसके अलावा अल्टरनेट एक वे है, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर अगर स्टाफ में ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हो प्रोजेक्ट पर, तो भी आप वहां पर इंटरनल जो डिपार्टमेंट की एंट्रेंस रहेगी वो देखकर पीएचडी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिक वे क्या है, आप कोई भी एग्जाम क्लियर करो, या तो फिर आप पहले ही कोई प्रोजेक्ट स्टाफ बोल के आप आईआईटी में काम करो, और फिर जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। पर जब वो एडमिशन प्रोसेस होती है तब आपको जो ऑप्शंस फिल करने होते हैं कि कौन सी कैटेगरी से, मान लो एफए इज अ फेलोशिप कैटेगरी, प्रोजेक्ट स्टाफ पीएस कैटेगरी, टीए कैटेगरी, टीएपी कैटेगरी, तो ये है। अब इनमें क्या होता है, मेन जो रीजन होता है कि हाउ यू गेट सिलेक्टेड। अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो कोई भी आपको ले लेगा, तो प्रोफेसर को ये चिंता नहीं है कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। सही है। तो वो चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप टीए, टीएपी या फिर पीएस कैटेगरी से हो तो उनको वो चिंता रहती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हर फैकल्टी के पास कुछ लिमिटेड सीट्स होती है टीए, टीएपी या पीएस कैटेगरी की, तो वो आपको उस हिसाब से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। ये है। तो अगर आपके पास एफए मतलब फेलोशिप है, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे वो सीएसआईआर हो, चाहे वो डीएसटी हो, कोई भी हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर अगर है तो बेस्ट ऑप्शन है ये। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि अल्टरनेट वे है, लेकिन मान लो कि वहां पर अगर टीचिंग स्टाफ में या फिर प्रोजेक्ट के लिए एंटर करने के लिए, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने खुद देखा है, मेल जो मेरे प्रोफेसर्स को आते थे, सबसे पहले तो वो मेल में लिख देते थे डियर सर स्लैश मैम। ये कभी भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग एक जनरलाइज्ड मेल, बहुत सारी जनता को ये पता नहीं है कि प्रोफेसर्स लोग वैसे मेल खोलते ही नहीं है।
अगर उन्होंने देखा कि Okay. डियर सर स्लैश मैम है तो वो लोग बिल्कुल खोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर दे थिंक कि आपने Okay. उतना एफर्ट ही नहीं डाला है, आपको शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किसको लिख रहे हो। आप जनरलाइज लिखोगे तो कोई नहीं खोलेगा ना वैसा सही मेल। है, ये सही है। तो आपको पहले थोड़ा होमवर्क करना है। ओके जो भी लैब में आपको जाना है वो लैब हम्म, के थोड़े रिसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ो, ओके उसके लिए अच्छे से एक मेल ड्राफ्ट करो कि आपको क्या पसंद है, क्या काम करना है वहां पे ओके जाके। तो फिर सबसे पहले मैं बोलूंगी कि ये फेलोशिप्स एग्जाम्स देना ये सब तो ठीक है, प्रोजेक्ट स्टाफ में जाने के लिए या कोई भी लैब में जाने के लिए आपको पहले वो लैब का थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, और लैब के जो पीआई है उनको एक आप मेल डाल दो कि ओके आपको इंटरेस्ट है। आई अग्री कि बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू कीप ऑन ओके ट्राइंग। ठीक ओके है, अगर जिनके लैब में रिक्वायरमेंट है ना वो जरूर देखते हैं ऐसा मेल और वो जरूर रिप्लाई करते हैं। चाहे कुछ अच्छे प्रोफेसर्स, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे कि दे डोंट नीड, करंटली कोई पोजीशन नहीं है ऐसा। ओके बट ये है कि आप पर्सनलाइज्ड मेल डालो, आप ऐसे नहीं कि डियर सर स्लैश मैम डाल दो। अगर आपको पता नहीं है, कभी कभी नाम से पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, सही है तो आप सीधा डियर डॉक्टर और जो भी उनका सरनेम है ओके वो डाल दो। ठीक है, जैसे अगर आप कोई मेल करेगा तो डियर डॉक्टर खड़पेकर डाल दो, तो आपको फिर वो सही कंफ्यूजन है नहीं है सर सही लिखना है है या सही मैम है लिखना है। सही है सो बेसिकली अगर किसी को वहां पर अप्रोच करना है आपको, तो आपको पहले से होमवर्क करके रखना पड़ेगा करेक्ट वहां पर किस टॉपिक पर काम चल रहा है, किस टाइप का रिसर्च चल रहा है, और आपके इंटरेस्ट के बारे में भी, और जो वहां पर मतलब गाइड है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सही है। तो ये हो गया डायरेक्टली अप्रोच करने का वे। लेकिन ऐसा कुछ तरीका है क्या, मतलब ऑफिशियली नोटिफिकेशंस निकलते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, या फिर टीचिंग के लिए स्टाफ की पोजीशंस निकली है? करेक्ट। तो ऐसा है, हर हर इंस्टीट्यूट का अपना वेबसाइट है और हर इंस्टीट्यूट के ओके वेबसाइट पे ओपनिंग्स, बिकॉज ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इनको कंपलसरी एड डालनी होती ओके है। तो वो एड डेफिनेटली डालते हैं, ओपनिंग का एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ का हो या चाहे जो भी रिक्वायरमेंट हो उनका, उस ओके हिसाब से वो डेफिनेटली डालते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आप वो एड तो है ठीक है, लेकिन आप पर्सनली उनको मेल करो, आप उसके थ्रू अप्लाई भी ओके कर रहे हो मान लो, ओके फिर भी आप एक उनको मेल डालो, दैट इज अ बेटर वे। अगर मान लो आपने पहले से ही बात करके रखी हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो दैट प्रोफेसर ऑलरेडी नो सम ओके बैकग्राउंड ऑफ यू, तो वो इंटरव्यू में क्लियर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं सही है बोल रही हूँ कि अगर कोई अननोन पर्सन आए और वो बेटर हो फिर भी वो आपको लेंगे, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वही है कि आप 1% 2% जितना भी परसेंट आप अपना चांस बढ़ाना चाहो तो वो बढ़ेगा। अच्छा तो आपने एक्चुअली मतलब वहां पर एंट्री कैसे की थी? आपने नोटिफिकेशन निकलने के बाद वहां पर अप्लाई किया था, या पहले से आपने किसी को मेल करके रखा था वहां पर? एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी आउट ऑफ द वे। तो ओके मैंने अपना एमएससी यहाँ पे खत्म किया पुणे में ओके 2013 में। ओके मई में मैं फिर अपने घर चली गई। सो आई बिलोंग ओके टू गुजरात, मैं ओके गुजरात से हूँ। तो मैं अपने घर चली गई, फिर मैंने सोचा बहुत पढ़ाई हो गई, मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। अच्छा तो मैंने 6 मंथ्स का ब्रेक लेने का सोचा, लेकिन 3-4 महीने में ही मुझे बोर हो गया। तो मैं अच्छा अभी ढूंढने लग गई जॉब्स। तो ओके मैं आईआईटी की वेबसाइट पे गई थी, जैसे मैंने बोला कि ईच वेबसाइट पे अपने जॉब ओपनिंग्स होते हैं। तो मैं आईआईटी की वेबसाइट पे गई, आईआईटी बॉम्बे की, और वहां पे मुझे जूनियर लैब असिस्टेंट का ओके रिक्वायरमेंट दिखा था। ओके तो वो जो जूनियर लैब असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट था उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड था बीएससी का, बट मेरा तो एमएससी हो रखा था। तो फिर अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझे नहीं लेंगे, आई एम ओवर ओके क्वालिफाइड, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है ओवर होता है क्वालिफाइड है तो वो लोग नहीं लेते हैं। फिर भी मैंने सोचा अप्लाई करके रखते हैं। और फिर वो एक हम में होता है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, वो तो आईआईटी बॉम्बे, हमारा कहाँ हाँ ही होना है वहां पे। सही है, ये बहुत तो सारे लोगों में होता है कि यार हाँ, आईआईटी मतलब देखते ही डर जाते हैं, नाम सुनते सही ही है डर जाते हैं, सही है हमारा तो होगा ही नहीं। सही। तो वही मेरे दिमाग में भी आया था, मैंने बोला अप्लाई करके रखते, कहाँ ही हमें कॉल सही आना है है करके। फिर मैंने वो अप्लाई कर दिया था शायद नवंबर में या कुछ वो पोजीशन के लिए, फिर मैं भूल गई, क्योंकि ओके मुझे वैसे भी पीएचडी करना था, तो मुझे वो ओके लैब असिस्टेंट पोजीशन में कोई इंटरेस्ट वैसे भी था नहीं। मतलब उससे होप्स आपने छोड़ दिए छोड़ थे? दिए, क्योंकि मेरे दिमाग में लैब असिस्टेंट मतलब क्या होता है, वो हमारे कॉलेज में नहीं होते ओके मामा मामी जो सब प्रिपेयर करके रखते हैं, सही तो है वैसे वाला। तो अब एमएससी करने के बाद वैसे काम कहाँ करना है हाँ हमें, तो सही है फिर वो मेरे दिमाग में नहीं था। मैं अप्लाई करा और फिर मैं भूल गई उसके बारे में। फिर मैं सीएसआईआर नेट के प्रिपरेशन के ओके लिए जोधपुर चली गई थी। अच्छा फिर जब मैं जोधपुर में थी तो मेरे भाई का मुझे मार्च में कॉल आया था ओके कि अरे दीदी आईआईटी से लेटर आया है। मैंने अरे बोला वाह
IIT से लेटर मैंने कहाँ कुछ किया था, फिर मुझे याद आया तब अच्छा नवंबर में अप्लाई किया था, मुझे मार्च में याद आया आपके लिए कि सरप्राइज था ये। हाँ कि मैंने अप्लाई किया था। और फिर वो लोगों ने इंटरव्यू टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया ओके था। तो फिर मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे हूँ, PhD के लिए अप्लाई करना है, प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्यों ही मैं वो जॉब के लिए जाऊँ। सही बट है, वो होता है ना हमारी एक चलो करके देखते हैं। करके देखते हैं। और मेरे पापा जो है उन्होंने मुझे पुश किया, क्योंकि ओके वो पुराने जनरेशन का मेंटालिटी है ना, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट है, जॉब हमें वो भी करना IIT से आ रहा है। है। हाँ वो भी IIT से आ रहा है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप देखो एक बार जाके तो जाकर देखो। देखो फिर वही सेम इंफीरियरिटी ओके कॉम्प्लेक्स, कहाँ ही हमारा वो टेस्ट क्लियर होना क्लियर है, होना हमें कहाँ सही ही है। मिलना है एडमिशन, वो सारी चीजें तो आती वहां है। पर मतलब जब आपको लेटर आया वहां से हाँ और उसके बाद क्या प्रोसेस था, मतलब कोई प्री एग्जाम हुई, उसके बाद कोई हाँ मतलब तो इंटरव्यू टाइप कुछ हुआ था? हाँ वो सब हुआ। फिर मैं वहां से जोधपुर से मुंबई आई, मैंने हम्म, इंटरव्यू दिया, सॉरी पहले टेस्ट हुई। तो वो अच्छा टेस्ट जो हुई वो उसमें दो पार्ट्स थे, एक अपना एप्टीट्यूड था ओके और फिर वो जो पोजीशन थी वो जूनियर लैब असिस्टेंट और जूनियर मैकेनिक और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ओके ऐसे 3 पोजीशन के लिए थी। तो उनके टेस्ट पेपर में 3 सेक्शंस थे। ओके तो एक तो एप्टीट्यूड था और फिर जो पार्ट बी था वो या तो बायो था या फिर वो केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ओके वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ओके पोजीशन थी, तो वो केमिकल हम्म इंजीनियरिंग का पार्ट था। तो मैंने ऑफ कोर्स हम्म, बायो वाला पार्ट सॉल्व किया था। अच्छा अब क्योंकि मैं CSIR के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा एप्टीट्यूड वाला ट्रेनिंग भी क्लियर हो चुका था और वो हो बायो भी चुका बहुत अच्छा हो चुका था। तो मैंने वो टेस्ट जो 1 घंटे की थी वो मैंने 15 मिनट में था। दे अरे दी। वाह फिर मैंने वो जैसे ही मैं वो कुछ आंसर शीट हैंड ओवर कर रही थी, तो ओके जो वहां पे स्टाफ थे वो बोले कि पक्का हो गया। 2 बार उन्होंने मुझे पूछा पक्का हो गया, तो मैंने बोला हाँ हो गया। फिर मैं देके मैं बाहर आ गई। ओके फिर जब शाम को ही उसके ये आए, अपने रिजल्ट्स आए, अच्छा तो आई वॉज द टॉप देयर। अरे वाह तो वो 15 मिनट्स में भी सॉल्व किया तो भी मेरा वो टॉप आया था। तो जो बहुत स्टाफ बढ़िया वहां पे थे, जो बाद में मेरे कलीग्स बने, अच्छा वो हमें बोल रहे थे हमें तो लगा कि आपका होगा ही नहीं, आप तो 15 मिनट में ही करके चली गई, लेकिन आपने तो टॉप किया। तो वही मतलब वो अच्छी बातें थी। फिर उसके बाद इंटरव्यू सही हुआ। फिर वही इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन अच्छा पूछे गए। अब ये है कि आई वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स एवरी टाइम। ओके तो जैसे ही इंटरव्यू गई, मैंने पहला ही, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि मुझे PhD करना है। अच्छा तो अब मेरे दिमाग में वही था कि उनको पता क्लियर है मुझे अच्छा PhD करना है, तो वो क्यों ही मुझे हायर करेंगे, सही है है ना। तो फिर मैं वही इंटरव्यू देके मैं भूल गई और मैं चली गई अपने वापस जोधपुर ओके नेट के प्रिपरेशन करने के प्रिपरेशन के लिए, लिए। यस नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो मतलब उसके बाद मतलब कब उन्होंने अप्रोच किया आपको कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप आओ यहाँ पर ज्वाइन कीजिए? हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि जून में एग्जाम थी। ओके CSR की जून में एग्जाम होती है ना, तो मैं जून बैच में दे रही थी एग्जाम। तो मुझे लग रहा है कि शायद जून फर्स्ट वीक में कभी तो उनका मुझे वापस अच्छा से रिप्लाई आया, मतलब लेटर आया घर पे वापस अच्छा से कि आपका सिलेक्शन हो चुका है अच्छा और आपको ज्वाइन करना है जून में ही। तो ओके फिर मैंने बोला कि मतलब मैं तो अभी ये एग्जाम, अभी सारा इतने 6 महीने प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम बिना दिए कैसे जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले देखते हैं क्या होता है। तो पापा ने ओके बोला एक बार मेल डाल के देखो हेड को ओके कि अगर वो डिले कर रहे हैं तो। अच्छा फिर मैंने हेड को मेल डाला और उन्होंने रिप्लाई, मैंने बोला कि मैं जुलाई में ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने ओके जस्ट एज आई मेंशन्ड इन इंटरव्यू। अब देखो ये होता है कि आप जब सच बोलते हो ना तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती सही है। है तो मैंने तब बोल दिया था कि मैं PhD के प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने फिर बोल दिया कि मेरी एग्जाम है तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ओके तो मैं जुलाई से ज्वाइन करूँ तो चलेगा। अब ये था कि मेरे मन में कोई डर नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए, नहीं भी मिलता अच्छा तो भी सही है ठीक ही था। इसलिए झूठ बोलने का इसीलिए कोई शायद सवाल ही हाँ नहीं झूठ आया बोलने का भी सवाल नहीं है और फिर वो प्रेशर नहीं होता है, टेंशन कि नहीं चलो होता है हुआ तो आपको। ठीक, नहीं हुआ हुआ तो तो भी ठीक, ठीक। नहीं हुआ तो भी ठीक ऐसे। तो फिर मैंने ऐसे ही कैजुअली हेड को मेल कर दिया था, तो हेड ने ओके भी ओके बोल दिया। तो ओके फिर मैं अपनी एग्जाम अच्छे से दी, फिर मैं IIT में ज्वाइन करी। तो मैं ओके IIT में एज अ लैब असिस्टेंट ज्वाइन करा ओके फर्स्ट टाइम जब मैंने तो किया मतलब हुआ। उस पोजीशन के लिए क्या पे स्केल होते हैं मतलब? उस पोजीशन के लिए मतलब मेरी फर्स्ट इन हैंड सैलरी बोलूँ तो शायद 19,000 कुछ थी। ओके ठीक है, वो गवर्नमेंट है तो वो जो बेसिक पे, ओके जो ग्रेड पे के ओके हिसाब से, ओके अब मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आए सितंबर में, और सितंबर ओके में जैसे ही रिजल्ट आए तो मैंने देखा कि मैं पास हो गई हूँ और मेरा ऑल अच्छा इंडिया रैंक 30 आया था अरे वाह CSIR नेट में।
तो अब मैंने फिर जो दिसंबर वाला बैच होता है पीएचडी का टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो मेरे टाइम पे 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू थे, मेरे टाइम पे रिटर्न टेस्ट नहीं था ओके जब मैंने दिया था तब। तो फिर मैंने वो अप्लाई कर दिया, मेरा फिर सिलेक्शन भी हो गया, इंटरव्यूज और वो सब हो गए, और अब मेरा सिलेक्शन हुआ एफए कैटेगरी में, क्योंकि ओके फेलोशिप कैटेगरी में। अब ये अच्छा था कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो आई वॉज ओके रेडी टू लीव द जॉब। ओके पर फिर जो थैंक्स टू गॉड, और मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, प्रोफेसर गणेश विश्वनाथन, ओके उन्होंने मुझे ये डायलॉग मारा था, मुझे अभी तक याद है, यू आर टू यंग टू नो द सीरियसनेस ऑफ व्हाट यू हैव गॉट। सो वो ओके गवर्नमेंट जॉब को लेके और बाकी सारी चीजों को अच्छा लेके बोल रहे थे। तो उन्होंने, हेड ने, मेरे जो गाइड थे अभिजीत मजुमदार, उन्होंने, ओके सबने मिलके बहुत सारे लेटर्स लिखे, मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, डीन, डायरेक्टर, सबके साथ ओके मिलके फिर फाइनली मुझे इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी में ही पीएचडी मिली। तो ओके फेलोशिप मैंने छोड़ दिया ओके और मुझे इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी में, तो मुझे मेरा जॉब नहीं छोड़ना पड़ा। अच्छा बेसिकली पीएचडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोई करना चाहता है तो मतलब कितना ड्यूरेशन लगता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसके लिए? सो बेसिकली सारे पीएचडीज में है ना कोर्स वर्क होता है इनिशियली, ओके ठीक है, तो आपको कुछ क्रेडिट्स डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है, एमटेक है, एमएससी है, फिर वो भी आईआईटी से एमटेक है ओके या कुछ है, तो उस हिसाब से आपको कुछ क्रेडिट, जैसे मेरा एमएससी था तो हम्म, मुझे 52 क्रेडिट्स करने थे। ओके किसी और का अगर एमटेक है तो उनको शायद 28 या 30, याद नहीं है मुझे, उतने क्रेडिट्स करने ओके हैं। अब उसमें से भी मान लो अगर वो आईआईटी से ही अगर आप कर रहे हो एमटेक, तो आपको और कम क्रेडिट करना है, क्योंकि ओके कोर्सेज ऑलरेडी आपने उसमें से किए हुए अच्छा थे। तो फिर वो कोर्स वर्क होने के बाद आपको, वो कोर्स वर्क के बाद आपका रिसर्च चालू होता है एक्चुअल। ओके वैसे साइड बाय साइड भी आप कर सकते हैं, ओके करते ही है लोग बहुत सारे कि साइड ओके बाय साइड, बट वही है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सरप्राइज ओके क्विजेज होती है, तो आपको थोड़ा अच्छा टाइम नहीं मिलता है, तो हम्म, फैकल्टी थोड़ा लीनियंट होता है इनिशियल कोर्स वर्क वाले टाइम अच्छा में कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका मेन रिसर्च स्टार्ट होता है। ओके तो अगर आप स्ट्रक्चर बोलो तो ऐसे पीएचडी को कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ओके बेसिकली आप कोर्स वर्क करो, कुछ मिनिमम क्रेडिट्स जो होते हैं, आई थिंक 6.6 जीपीए मिनिमम आपका ओके होना चाहिए, ऐसा है। तो उसके बाद आप अपना रिसर्च स्टार्ट करो, और मेन ये है कि पीएचडी में मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपके गाइड ने अच्छे से प्रोजेक्ट लिखा है और आपको सब पता है ऑब्जेक्टिव्स, तो ओके ठीक है, वरना कभी कभी ऐसे होता है कि आप सवाल भी खुद ढूंढो और उसका जवाब ओके भी आप ही ढूंढो। ये एक पीएचडी का मेन स्ट्रक्चर अगर बोलने जाओ तो ये ओके है। फिर आपको ड्यूरेशन होता है मिनिमम, मुझे लग रहा, जहां तक मुझे याद है, मुझे लग रहा है 3 इयर्स के पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। अच्छा ये ये कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है, 3 3 साल इयर्स तो करना कितना ही भी, है। हाँ 3 साल तो आपको करना ही है, ओके शायद 3 या 2 साल, मुझे अच्छे से याद नहीं है। ओके तो आपको उतना तो मिनिमम करना है, उसके पहले आप थीसिस सबमिट ही नहीं कर सकते। अच्छा तो वो सबमिट एक बार कर दो, फिर अब पहले आप मान लो कोर्स वर्क करो, फिर आप रिसर्च करो, फिर एक प्री सिनॉप्सिस, अलग अलग अच्छा इंस्टीट्यूट में इसको अलग अलग नाम है, तो आप पहले ओके प्री सिनॉप्सिस दो। प्री सिनॉप्सिस देने के बाद आपका काउंटडाउन शुरू होता है, तो ओके उसके बाद आपको 4 महीने में थीसिस सबमिट करनी है। ओके फिर थीसिस सबमिशन के बाद 2 महीने में वो थीसिस चेक होके आती है, फिर आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। ओके फिर ग्रेड्स के हिसाब से आपको या तो बहुत सारे वापस से एक्सपेरिमेंट करने हैं या रिसर्च करना है, या फिर बस कमेंट्स कुछ है उसको ओके एड्रेस करके भेज देना है। फिर आपका एक फाइनल डिफेंस या फिर वाइवा बोलते हैं कुछ लोग उसको, ओके तो वो एक होता है, और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। अच्छा इट इज नॉट एज सिंपल एज आई साउंडेड, बट हाँ ये है जर्नी, बेसिक जर्नी। ओके सो बेसिकली ड्यूरेशन जो होता है मिनिमम 3, मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपका काम कैसे चल रहा है। डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे, आपका मेंटल स्टेट, आपका गाइड, आपका ओके प्रोजेक्ट किस टाइप का है। ओके जैसे मान लो अगर आप एम्ब्रियोनिक, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक पे, स्टेम सेल से ओके किसी चीज पे काम करते हो, सैंपल मिलना ही मुश्किल हो जाता है सही बहुत है बार, तो फिर उस पे भी डिपेंड करता है। या फिर अगर आप बेसिक कुछ स्टडी कर रहे हो, कंप्यूटेशनल कर रहे हो, तो शायद हो सकता है जल्दी हो जाए। आप अगर कुछ सेल लाइन या ऐसे कुछ काम कर रहे हो, तो सेल्स को ग्रो होने में ही जितना टाइम लगता है सही उतना है तो आपको लगेगा ही। लगेगा तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। ओके तो यूजुअली जैसे आईआईटी बॉम्बे का एवरेज अगर आप देखो तो पीएचडी 5 to 6 years है, ओके बट देर आर स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है 4 साल 3 साल में कंप्लीट कर चुके हैं, या अच्छा जो 8 साल भी लगे हैं। अच्छा तो वो बहुत सारी चीजों पे, आपका इक्वेशन विद अदर मेंबर्स ऑफ ओके द टीम, आपका इक्वेशन विद योर गाइड, ओके जो सबसे इम्पोर्टेंट है पीएचडी के लिए। सो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 5 साल का है, हाँ, उससे 1-2 साल आगे आगे पीछे पीछे, पकड़ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ओके सो ये तो हो गई, आपने स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में बताया। मान लो पीएचडी हो गई, आईआईटी से पीएचडी कर ली, ये बहुत बड़ा टैग है,
पीएचडी हुई है वो भी आईआईटी से, हाँ, तो इसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, मतलब किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है? लोगों को क्या पता है, पीएचडी के बाद या तो आप रिसर्च में जाओ, सही है। या तो फिर आप एकेडमिक टीचिंग में जाओ, या सही तो है। फिर आप इंडस्ट्रियल रिसर्च में जाओ। ये तीन सही ही है। ऑप्शंस पता है। सही मुझे है। भी इनिशियली यही पता था, बट थैंक गॉड कि मैं आईआईटी से पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ओके। एक्सपोजर ज्यादा था। सभी यही कहते हैं आईआईटी में यूजुअली एक्सपोजर ज्यादा मिलता है हर हाँ, चीज के लिए। हाँ, वो सही है। आईआईटी का लाइफ बहुत अच्छा है। अच्छा। बट अगर आप करियर वाइज देखो तो आफ्टर पीएचडी आपको एक तो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स ही है, वो लोगों ने पेटेंट ऑफिसर बोल के ओके। किया है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उनको हम्म। अगर कुछ लाइफ साइंस, जैसे हम अगर बायोटेक की बात करें या फिर हम्म। कोई अलग अलग फील्ड का इंजीनियरिंग या जो भी है, तो वो हम्म। अपनी फील्ड में पीएचडी करे, तो दे नीड दोज एक्सपर्ट्स कि वो चेक करे कि वो पेटेंट ओके। में जो भी क्लेम किया है वो सही ओके। है कि नहीं। तो ओके। उनके लिए उनको बहुत अच्छा, जो अच्छा रिव्यूअर हो, जो ओके। पेपर्स पढ़े और वो उसमें से फाइंड आउट करे कि जो ये क्लेम है वो ट्रू है या नहीं, फर्स्ट टाइम ओके। है कि नहीं। तो उसके लिए आपको वो पेटेंट ऑफिसर या ओके। पेटेंट एजेंट या जो भी है वैसे वाले पोजीशंस सो होते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है? नहीं, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ओके। प्राइवेट कंपनीज होती है जो ओके। आपको करती है, बट गवर्नमेंट के एग्जाम्स मुझे पता नहीं है उसके बारे ओके। में। सो मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइवेट में भी इनकम, पेटेंट करेक्ट, ऑफिसर के लिए करेक्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं? करेक्ट, करेक्ट है। ओके। या फिर आप जैसे अभी बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो ओके। मुझे लग रहा है कि पीएचडी वाले लोग डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो पहले से ही सीखे हैं, उनको ओके। अलग से सीखने की, हाँ उनको शायद टूल्स सीखने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको डेटा दिया जाए, उस डेटा ओके। के साथ क्या करना है, वो हम्म। पीएचडी वाले अपने पीएचडी जर्नी में सीख चुके हैं। अभी एक्चुअली ट्रेंडिंग पर जॉब का टॉपिक है डेटा साइंस, डेटा करेक्ट है, एनालिटिक्स। लाइफ करेक्ट है, साइंस बैकग्राउंड से भी बहुत सारे करेक्ट स्टूडेंट्स है। इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा ये भी एक, अपॉर्चुनिटी हाँ, है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्कूल कॉलेज में ओके। पढ़ाना, रिसर्च इंडस्ट्री ओके। हो चाहे ओके। एकेडमिक हो, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। एक जैसे हमने पेटेंट ऑफिसर, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बोला। ओके। ऑफ कोर्स हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, बट देयर आर टू मेनी पीएचडी पीपल ओके। हु हैव स्टार्टेड देयर ओन कंपनी, ओके। स्टार्टअप्स है, वो आप कर सकते हो। जैसे आईआईटी है या फिर पुणे में एनसीएल है, उनके पास खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आईआईटी में साइन है, पुणे ओके। एनसीएल में वेंचर सेंटर है, दे हेल्प यू टू ओके। फॉर स्टार्टअप्स। ओके। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपका रिसर्च उतना अच्छा हो तो। ओके। और एनसीएल में जो वेंचर सेंटर है, अच्छा। और जैसे आईआईटी में साइन है, वैसे अच्छा। अभी अलग अलग जगहों पे अलग 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 अच्छा। इंस्टीट्यूट के खुद के अपने इंक्यूबेटर्स बोलते हैं ओके। इनको, ओके। तो इंक्यूबेशन सेंटर भी बोल सकते हैं। तो ओके। दे हेल्प यू इनिशियल फेजेस में ओके। कि कैसे स्टार्टअप करना है, तो वो एक ऑप्शन हो जाता है, स्टार्टअप का ऑप्शन हो जाता है। फिर बहुत है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा हो ड्यूरिंग, जैसे आईआईटी में ऐसा था कि जो टीए कैटेगरी के हम्म। स्टूडेंट है, उनको 2 साल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का टीएशिप करना होता है। तो ओके। जैसे अलग अलग सैंपल्स आएंगे तो वो उनको एनालाइज करना है। हम्म। तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट हो, तो इंडस्ट्री में उसका रिक्वायरमेंट बहुत होता है सही है। कि इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट जो है, तो आप फिर वैसे कर सकते हो। आप अगर आपको थोड़ी सी आइडिया हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना हो, तो आप अपनी पीएचडी की जर्नी उसना, और वो आपको आना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये भी एक्सपोजर एक्स्ट्रा का मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते अवेलेबल। हाँ, अगर होंगे भी तो अगर आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होगे तो ही आपको वो यूज करने को मिलेंगे, नहीं तो वो एक्सपोजर नहीं मिलता। करेक्ट। हम हमेशा एक बात सुनते हैं कि पीएचडी की जो जर्नी होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस फेस किए आपके पीएचडी के कोर्स के ड्यूरेशन में? मतलब ये जो स्ट्रेस जो वर्ड है ना, ये आजकल हम लोग बहुत इजीली यूज करते हैं हर ओके। चीज के लिए। तो मुझे पता नहीं कि मैंने जो फेस किया वो स्ट्रेस था या नहीं, लेकिन हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है। ओके। हाँ, आई अग्री, देयर आर सम पीपल जिनको पीएचडी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। लकीली मेरी फैमिली बोथ, ओके। मम्मी पापा की साइड वाले भी और जो मेरे इन-लॉज थे वो भी, वो ओके। बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। मेरी शादी शायद पीएचडी के फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। उसके ओके। बाद के जो 5 साल थे वो मैंने आईआईटी में गुजारे। ओके। तो बोथ इन लॉज एंड माई पेरेंट्स बोथ वर सपोर्टिव। तो मुझे लग रहा है कि मेरी शायद उतनी स्ट्रेसफुल नहीं ओके। थी। काम का स्ट्रेस सबको होता है, वो चाहे आप ओके। पीएचडी करो, जॉब करो, कुछ भी करो, अच्छा। उसका स्ट्रेस आता है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, ओके। क्यों नहीं आ रहे, आपको सब देखना है। ओके। मेरे गाइड बहुत अच्छे थे, तो मुझे उनके साइड से कभी स्ट्रेस नहीं आया कि वो मुझे ओके। प्रेशराइज कर रहे हैं, ये ओके। करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था।
तो वो भी अच्छा था। तो मेरी पीएचडी की जर्नी उतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी रिलेटिवली। मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप अपने काम में स्मार्टली काम करो ओके, और आप अपने काम के प्रति थोड़ा निष्ठा रखो सही तो है। आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सपोर्ट हो, फ्रेंड्स अच्छे हो, फैमिली अच्छी हो, आप सबसे अच्छे बिहेव करोगे तो सब आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। बट मैंने केसेस देखे हैं जो लोगों ने 3 साल पीएचडी करी, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिला, छोड़ दिया Okay. पीएचडी। ऐसे भी केसेस है, ऐसे होता है। वही मैं बोल रही हूँ कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनका जो खुद के फैक्टर्स है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आप कंट्रोल सही नहीं है, कर सकते हो। सही है। तो वो हर एक का जर्नी अलग होता है, जैसे Okay. हर एक का लाइफ अलग होता है, हर एक का जर्नी भी अलग होता है। मेरा जर्नी पर्सनली पूछोगे तो मेरा जर्नी अच्छा था। मेरे को सब लोग सपोर्टिंग मिले, तो गाइड भी अच्छे थे, सब अच्छे थे, तो मेरा सब अच्छा हुआ। तो आपकी जो पीएचडी थी लगभग कितने साल में कंप्लीट हो गई? कोविड की वजह से मुझे 1 साल एक्स्ट्रा लगा, वरना मेरी ओके, 5 साल में हो जाती। अरे तो वाह! मैंने 2015 में ज्वाइन किया जनवरी में, और 2021 के जुलाई में मेरा डिफेंस हो गया था, और अगस्त वाले ओके, कॉन्वोकेशन में मुझे डिग्री मिल गई ओके। थी। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है उसके अंदर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। हाँ, और वो भी मैंने पार्ट टाइम पीएचडी, मतलब मैं जो स्टाफ थी वहां पे परमानेंट पोजीशन, तो वो सारा काम करके विथ ओके, दैट आई कंप्लीटेड माय पीएचडी। ओके। सो ओवरऑल आपका आईआईटी मुंबई का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वहां पर कल्चर कैसे है? स्टूडेंट्स के लिए लाइफ कैसी है वहां पर? आईआईटी बॉम्बे में ना, मैं अगर सच बताऊं तो सिर्फ एंट्री डिफिकल्ट है, ओके, क्योंकि जैसे बीटेक एमटेक वाले बच्चे गेट या फिर हम्म, जेई दे के आते सही है। हैं, पीएचडी वाले या फिर आईआईटी वाले जैम भी देते हैं, पीएचडी वाले बाकी सारे एग्जाम्स देते हैं। एक बार आप एंट्री कर लो ना वहां पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे घूमते रहो और पास हो ओके, जाओगे, ऐसा नहीं है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है। जैसे बाकी के यूनिवर्सिटीज में होता है कि ये सिलेबस है, ये आप पढ़ाओ, हो गया, वैसे नहीं है। ओके, वहाँ पे हर एक फैकल्टी अपने हिसाब से कोर्स डिजाइन करता है, तो वो फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि उसको मार्क्स कैसे देने हैं। ओके, मान लो बहुत सारे फैकल्टी है जो ओपन, वहाँ पे ओपन बुक टेस्ट होता है, फिर भी लोगों को अच्छे ग्रेड नहीं मिलते। तो आप सोचो ओके, कि कंपटीशन और एग्जाम लेवल टफ होता है, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। लेकिन जो सिखाता है, जो तरीका है सिखाने का, वो बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन वाइज आईआईटी में घुसना डिफिकल्ट है, बट अदरवाइज आप एक बार वहां ओके, पहुंच जाओ तो आपकी लाइफ, मुझे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट सेट हो जाती है। आप बहुत सारी ओके, चीजें सीखते हो वहां पे, और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं आईआईटी ओके, में। जैसे सबको ही पता सबको होगा कि पता है, एशिया के लार्जेस्ट सही इवेंट्स है। है, जैसे कि टेकफेस्ट है और मूड इंडिगो है। तो हमेशा एक एक जैसे टिपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कैंपस होता है वैसे नहीं है, बिकॉज अच्छा, स्टूडेंट लाइफ भी वहां पे है, तो कैंपस हमेशा बहुत लाइवली रहता है वहां अच्छा, पे। कैंटीन्स रात को 2-2 3-3 बजे तक खुले रहते हैं, तो हम लोग रात को 3 बजे भी मैगी खाने जाते थे, अच्छा। समोसा खाने जाते थे। तो और हम लोग पूरा लैब जाता था, ऐसे नहीं कि ओके, कोई लैब में अकेले काम करना अलाउड अच्छा, नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा, एक जन और होना चाहिए। तो अच्छा, कोई ना कोई होता था, कोई ना कोई साथ में होते थे, हम लोग जाते थे रात को खाने के लिए। तो आईआईटी का लाइफ बहुत मजेदार है, इफ यू नो हाउ टू लिव अ गुड लाइफ देयर। ओके, वरना फिर बहुत स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला कि लोग बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं। तो बट वहाँ पे बहुत सारे टीम्स है जो आपको सपोर्ट ओके, करते हैं, कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप आईआईटी में एंटर करते हो तो देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, कि आपको ओके, एक मेंटर दिया जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो ओके, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ओके। तो बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, रादर देन जस्ट गुड ग्रेड्स। तो जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है आईआईटी में वो बहुत हम्म, अच्छी है, बैडमिंटन ओके, हो, स्विमिंग हो, मतलब उनका जो कोर्ट है, बास्केटबॉल हो, वहाँ आईआईटी में बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए। ओके, तो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी अपना ओके, करियर करते हैं वहां से फिर। सही है। तो ये तो हो गई आपकी ओवरऑल पीएचडी की जर्नी कैसी थी, कोर्स ड्यूरेशन क्या था, रिसर्च वर्क कैसे किया आपने, इस सब चीज़ों के बारे में। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर इस समय पर कोई स्टूडेंट है और वो पीएचडी करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी एक बुक के बारे में, हाउ टू गेट योर पीएचडी डन। ओके, वो एक बहुत अच्छी बुक है। मुझे लग रहा है कि जो अभी पीएचडी कर रहे हैं वो लोगों ने तो वो जरूर पढ़े, और जिनको करना है वो भी वो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट यू शुड लुक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पीएचडी। ओके, तो पहले मैं बोलती हूँ कि अगर आपको पीएचडी
के लिए एनरोल करना है ओके तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप कोई एग्जाम पास करो विच इज गुड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सही कोई भी एक नेशनल लेवल के एग्जाम पास करो, आपके हाथ में फेलोशिप हो तो कोई आपको मना करने के चांसेस कम हो कम जाते हो हैं। जाते हैं सही तो अगर आप एग्जाम क्लियर कर दे हो फिर आप अच्छे से अप्लाई करो, यू राइट अ गुड ईमेल, हाउ टू ड्राफ्ट अ ईमेल, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, आप वो सही। देखो कि कैसे एक ईमेल लिखना है अच्छे से। ये सॉफ्ट स्किल्स भी होनी सॉफ्ट चाहिए स्किल्स होनी चाहिए, बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स। फिर आप ईमेल लिखो, कम्युनिकेट करो मेंटोर से, जो भी पीआई है जो भी गाइड है उनसे कम्युनिकेट करो। आप देखो उनके लैब वालों से कम्युनिकेट करो। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको चांस मिलता है कि गाइड बोलता है कि तुम आओ पहले ओके लैब में, लैब को देखो, लैब में फैसिलिटी ओके देखो, घूमो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो आते हैं पहले, तो यू गेट अ चांस, तो आप पहले जाओ देखो, ओके लैब वालों से बात करो कि फैकल्टी कैसा है, ओके अच्छा है नहीं है, सपोर्टिंग है नहीं है, तो आपको थोड़ी चीजें वहां से पता चलेंगी। उनके रिसर्च पेपर्स देखो ओके कि कितने कितने फ्रीक्वेंटली पब्लिश हो रहे हैं, तो अगर ज्यादा अच्छे से अच्छे जर्नल्स में है, अच्छे पब्लिकेशन हो रहे हैं, तो मतलब कि वर्क हमेशा कंटिन्यूअसली चालू है, तो वो एक अच्छा लैब माना जाता है करने के लिए। फिर मतलब अभी कुछ लोगों का क्राइटेरिया अलग होता है पीएचडी करने का, कुछ लोगों को सिर्फ डिग्री चाहिए होती है ओके ये भी कि सही है मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे कहीं जॉब मिलना है पोजीशन सही के लिए या कुछ उसके लिए सही सिर्फ है डिग्री चाहिए। कुछ लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है कि वो पीएचडी करने में, तो फिर उस हिसाब से भी आप देखो कि कहाँ से पीएचडी करनी है, अच्छे सही है इंस्टीट्यूट से करनी है या फिर कोई यूनिवर्सिटी से करनी है रजिस्टर, बस आप अपना छोटा सा प्रोजेक्ट कर दो और आपको डिग्री मिल जाएगी। वो भी एक क्राइटेरिया हो जाता है सही कि है आपको कैसे पीएचडी करनी है। सही फिर उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है, मैं बोलूंगी कि आप ये देखो कि फैसिलिटीज क्या है, आप जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट वाइज, जैसे आपने बोला कि सही बहुत जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स ही तक नहीं होते अवेलेबल हाँ नहीं होते हैं, तो वो आप देखो कि आपको जो आपके अगर दिमाग में कुछ आइडिया है कि आपको क्या करना है पीएचडी में, तो ओके आप देखो कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज है कि नहीं, वरना फिर ऐसे हो जाएगा कि आधी पीएचडी आपकी ट्रैवलिंग में ही गुजर जाएगी, आप सैंपल लेके भाग रहे हो यहाँ वहां ले जाके, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगी कि अगर है तो ठीक है, बट अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेटर है, अगर एक सही ही है जगह पे आपको सब मिल जाए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे मोटे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मुझे लग रहा है कि ओके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि आपका गाइड अच्छा होना चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए, लैब में फंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट फंडिंग की वजह से ना रुके। ओके फिर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, और आपको मेन डिसाइड करना है कि आपको कैसे पीएचडी करनी है। सही है ये जेन्युइनली इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट है या जेन्युइनली फिर इंटरेस्ट सिर्फ है। डिग्री लेने के लिए करेक्ट पीएचडी है, करनी है करेक्ट है। सो ये है। थैंक यू वेरी मच मैम आपने आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करना है कुछ मतलब किस टाइप का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए इन सभी चीजों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया डेफिनेटली आ जाएंगी इस इंफॉर्मेशन के थ्रू सो आपने आपका इम्पोर्टेंट समय हमें दिया और एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के थ्रू जो आती है इंफॉर्मेशन ऐसे गूगल पर कोई भी सर्च कर लेगा लेकिन वो लाइवली नहीं फील होता एक्सपीरियंस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है सो आपने आपका समय दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट थैंक यू, और थैंक यू इल्यूमिनाटी टेल्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस वीडियो। मुझे लग रहा है कि आप जो ये कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके पहचान में से कोई पीएचडी करना चाहता है तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके थैंक यू